हेलो एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं एसएससी सीजीएल 2022 के प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ के अंदर। दो वीडियोस मैंने अभी तक आपके साथ शेयर की हैं जो कि 1 दिसंबर की शिफ्ट 1 से रिलेटेड थी। उनमें मैंने जीएस और रीजनिंग का डिस्कशन किया था और आज की हमारी इस क्लास के अंदर हम इंग्लिश का डिस्कशन करेंगे। टाइटल और प्लेलिस्ट सारी की सारी चीज़ें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ताकि आपको इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हमारी सारी वीडियोस हो जाएँगी तो मैं एक कॉमन प्लेलिस्ट बना दूँगा, जिसमें कि शिफ्ट वाइज़ और सीक्वेंस में मैं आपका सारा वीडियोस कलेक्शन डाल दूँगा। ये मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है, आप मुझे इससे सर्च करके इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं, अगर कोई डाउट आता है तो पूछ सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का यूज़र नेम है, इन सभी चीज़ों के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। तो चलिए फिर अपने इस पेपर सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ही आपके सामने आ गया, ये पैरा जंबल टाइप का जो होता है कि आपको 4 इस प्रकार से ए, बी, सी और डी में स्टेटमेंट्स दिए गए और आपको यहाँ पर चूज़ करना है कि सबसे सटीक है, मतलब जो सही कॉम्बिनेशन है वो कौन-सा होगा। तो एक बार आपको ना फटाफट से इन चारों ही स्टेटमेंट पर अपनी निगाहें घुमानी होती हैं। आपको ऑप्शंस भी देखने होते हैं कि यार ऐसा तो नहीं है कि सभी ऑप्शंस में पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो मेरा कॉमन दिया हुआ है तो वो ईज़ी पड़ जाता है। आप ऑप्शंस की तरफ भी देख सकते हैं और आप ऐसे भी अपने ध्यान को देख सकते हैं। तो पहले फटाफट से हम स्टेटमेंट देखते हैं। When this extra water vapor condenses into precipitation, it results in heavier rain, or if it's cold enough, heavier snow. The atmosphere can store an additional of 4% of water vapor for every additional 1 Fahrenheit of warming. More water evaporates from soil, plants, lakes and seas. जैसे जैसे करके एटमॉस्फेयर गर्म होता है। मोस्ट ऑब्वियस जो इंडिकेशन है आपके क्लाइमेट चेंज का, वो क्या है? आपका हैवियर रेनफॉल का होना। अब देखो एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करना। अब मैं जैसे चौथे वाले स्टेटमेंट को ही उठाकर यहाँ पर आपसे देखूं, आप देखो मोर वाटर इवेपोरेट्स, आप यहाँ पर देखिए ये बात कर रहे हैं मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशन। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या मेरा ये सेंटेंस डी आपके इस कॉम्बिनेशन का पहला सेंटेंस बन सकता है, क्योंकि एक तरीके से ये आपको एक मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशन क्लाइमेट चेंज का बताने की कोशिश कर रहा है। और बाकी के जो तीनों मैंने स्टेटमेंट ऊपर देखे थे, वहां पर तो मुझे वही क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो फैक्ट्स थे, जो बातें बन सकती हैं, उनसे रिलेटेड जानकारी मिल रही थी। तो मैं यहाँ पर इस वाले स्टेटमेंट को ही मान सकता हूँ कि सबसे पहले ही भाई साहब डी आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पर फिर देख सकता था कि बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर बनते हैं या नहीं बनते हैं, लेकिन स्टिल मैं चेक करता हूँ। सी वाला ऑप्शन देखिए, मोर वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम सॉइल। यानी कि देखो, अगर मैं सेंटेंस के सेकंड भाग की बात करूँ, यानी कि करेक्ट सीक्वेंस में जो दूसरा स्टेटमेंट आपका आएगा, क्या वो आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं आएगा? जो कि आपसे ये कह रहा है कि इवेपोरेशन जो प्रोसेस है वो आपका शुरू होता है, बिगिन होता है जैसे जैसे करके आपका एटमॉस्फेयर गर्म होता है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑब्वियस, और उसके बाद आपका एटमॉस्फेयर का गर्म होकर आपके अलग अलग चीजों का, यानी कि वाटर का इवेपोरेशन होना, सॉइल, प्लांट्स और लेक्स से, उसके बारे में बताना, तो डी के बाद सी ही बनता। तो ये एक जनरल आइडिया मुझे आपके इस वाले ऑप्शन के बारे में दे रहा था। आई नो इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप जितना ज़्यादा पैरा जंबल सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा ही आपको ईजीनेस फील होगी। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी मुझसे कभी हेल्प चाहिएगा, मैं यहाँ पर इस तरीके के पेपर्स आपको बहुत सारे कराऊंगा, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। अगला देखिए जी, क्या कह रहे हैं ये आपका इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है आपको आपके दिए गए सेंटेंस का। भाई देखो, आपको यहाँ पर दिया गया शी सैड। जब आपको ये इस प्रकार का रिपोर्टिंग वर्ब या फिर ये पार्ट नजर आता है, तो आपको किस में नजर आ रहा है? पास्ट फॉर्म में। तो इसी हिसाब से जो आपका रिपोर्टेड क्लॉज होगा, वो भी आपका पास्ट के अंदर आना चाहिए। तो मुझे ये देखना होगा कि अब इसके बाद मेरी चीजें क्या आएंगी? शी सैड। अभी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट के मेरा दैट आ जाता है। तो ये आपको बहुत ही क्लियर से चीजें पता होनी चाहिए कि शी सेड दैट। उसके बाद आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ। नाउ आपका जब हम इसको आपके इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट स्पीच को, तो आपका देन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी नाउ था, यहाँ पर भी नाउ था, इनको तो आप ऐसे ही हटा सकते थे। तो शी सेड दैट। और आपका ये जो अंदर वाला सेक्शन है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा वाला आपका फ्रेज है, इसको आप पास्ट फॉर्म में लेकर आओगे। यहाँ पर ही आपका प्रेजेंट फॉर्म में बता रहा है, तो आप इसको वॉज से यूज करोगे, यानी कि इसको आप रिप्लेस कर रहे होगे वॉज से। तो शी सेड दैट शी वाज इन नो मूड टू वर्क देन। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता। अगला देखिए यार, यहाँ पर ये आपसे पूछ रहे हैं कि पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस वाली ये चीजें पूछते हैं। मनु विल टेल हर लेटर। मनु उसको बाद में बताएगी। पैसिव वॉइस सिंपल फ्यूचर टेंस का आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है।
यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है मन्नू विल टेल हर लेटर। कैसे बनेगा? अब यहाँ पर जो हर है, उसको आप यूज़ करोगे इसका आपका सब्जेक्ट बनाने में, ठीक है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ये आपका इंटरचेंज आपको करना होता है, तो मनु विल टेल हर लेटर तो हर आपका बनकर आ जाएगा आपका शी के फॉर्म में। यानी कि शी विल आपका ऐसे ही रहेगा और आपने ये देखा होगा कि जब आप शैल और विल को अपने इस फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो आपका बी से आपका यहाँ पर ऐड होता है एंड देन अपने साथ में क्या लेकर आता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। तो शी विल बी और टेल का आपका क्या आएगा टोल्ड। तो शी विल बी टोल्ड लेटर और आपका ये वाला जो पार्ट है मनु जी आपकी पहुंच जाएंगी पीछे जो कि आपकी बाई के साथ कनेक्ट करी जाएंगी यानी कि बी वाई के साथ कनेक्ट होंगी। तो ये आपने करे होंगे, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है किसी को भी। आगे आइएगा, ये अगेन आपके सामने एक्टिव पैसिव पैसिव एक्टिव का खेल आ गया है। क्या देख रहा है देखो यहाँ पर, अगर मैं एक्टिव वॉइस की बात करता हूँ तो आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर आपका ये कुछ भी दिया गया है, हैज़ हैव दिया गया है, वो आपका आता है। लेकिन जब आप उसको पैसिव फॉर्म में लेकर जाते हैं तो पैसिव फॉर्म में वो आपका हैज़ हैव अपने साथ क्या ले लेता है, बीन ले लेता है। ये सभी चीज़ें आपने देखी होंगी। यहाँ पर उन्होंने भाई साहब ने बीन ले रखा है, वो वाला बीन नहीं है बजाने वाला, ये बी डबल ई बीन वाला बीन है। तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर आपका कैसे चेंज होगा, आपका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में इंटरचेंजेबिलिटी देखने के लिए मिलती है। तो हैज द बेला बीन ऑक्यूपाइड बाई दैम, बाई देम को आप क्या बनाओगे, आप वहां पर कोशिश करोगे कि भाई मुझे इसको सब्जेक्ट बनाना पड़े, लेकिन ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक सेंटेंसेस के अंदर आपको वर्ब्स को इस वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लेना पड़ेगा। जब दैम का आपका चेंज्ड फॉर्म उधर की साइड जाएगा तो दैम अपने साथ अपना प्लूरल फॉर्म लेगा, तो चीज बदल जाएगी आपकी हैव के साथ। तो हैव दैम का हो गया आपका दे ऑक्यूपाइड दी विला, और यही आपका करेक्ट यहाँ पर चेंजिंग बन जाएगा आपके इस एक्टिव पैसिव फॉर्म में। ठीक है भाई, आगे आइए। स्टेटमेंट दिया गया है दी आरएनएस इंफॉर्मेशन स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस द नेशन इन क्रिएटेड अ स्टर। ये गलत इंफॉर्मेशन फैल गई तेजी से पूरे देश के अंदर और जिसकी वजह से आपको एक बहुत बड़ा स्तर यानी कि उग्र फील देखने के लिए मिला। अब देखो यहाँ पर हर पार्ट के अंदर इन्होंने स्पेलिंग स्पेलिंग खेल रखी है। अब यार स्पेलिंग अगर आपको खेलनी है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्पेलिंग का करेक्ट पार्ट आपका किस प्रकार का बनेगा, किस तरीके से आपको यहाँ पर चीजें देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पर हमें देखना होगा यही वाला सेक्शन कि मुझे अगर इसकी स्पेलिंग के बारे में पता है तो मेरा चीज क्या बन जाएगी, यहाँ पर परफेक्ट बन जाएगी। तो देखो करेक्ट स्पेलिंग होती है आपकी एरनस, यानी कि यही वाला जो आपको दिया गया है ना इन्होंने, यही ERRONEOUS। स्पेलिंग करेक्शन के अंदर भी ये चीज पूछी जाती है। मतलब इसका यही होता है कि कोई चीज अगर आपकी गलत है, रॉन्ग है, आपकी इनकरेक्ट है या फिर आपकी मिस्टेकन है या फिर आपको इसको इनएक्यूरेट बोल दीजिए, ठीक है, तो वो आपका होता है आरएनएस। अर्थ मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, सही स्पेलिंग थी तो नो एरर यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होना था। आगे आइए, अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि एंटोनिम एक शब्द का सिंक का आपको इस दिए गए स्टेटमेंट के अंदर ढूंढना है। यानी कि ग्रुप्स, मतलब इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया है आपको, देखो ये पूरा का पूरा सेंटेंस दे दिया है। इस सेंटेंस के अंदर सिंक नामक शब्द का आपको एंटोनिम ढूंढना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप पहले मुझे ये बताओ कि सिंक का मतलब क्या होता है, सभी को पता होता है डूबना, ठीक है, सिंक मतलब डूबना। अब डूबने का अगर मैं एंटोनिम आपसे ढूंढने की बात करूंगा तो आप सभी को पता है कि भाई जो चीज डूबे ना आपकी वो तैरती हुई नजर आए, यानी कि तैरना वाला वैल्यू देती हो। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसके अंदर आपको बात मिलेगी फ्लोट्स की, यानी कि तैरने की। तो कोई चीज अगर डूब रही है तो उसका विपरीत यानी कि एंटोनिम आपको फ्लोट देगा। सेंटेंस को पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट और एकदम इजी सा बन जाता। ठीक है भाई, आगे आइए। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो कि आपके इस ब्लैंक के अंदर फिल करा जा सकता है। द एंगल्स आर इक्वल, कॉन्सिक्वेंटली द साइड्स आर व्हाट। भाई आप मुझे बताओ, अगर आपको ये यहाँ पर बोला गया कि जो इनके कोण हैं, जो एंगल्स हैं वो आपके बराबर हैं। अभी कॉन्सिक्वेंटली जो शब्द है ना, अगर इसके बारे में आपको क्लैरिटी है, मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी दिक्कत आएगी। क्या मतलब क्या होता है इस कॉन्सिक्वेंटली का? इस कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है, आप यहाँ पर कहना चाह रहे हो कि एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, या फिर अगर आप कह रहे हो कि मतलब ऐसा हुआ तो ये तो होगा ही होगा, यानी कि आप एक देयरफॉर वाली फीलिंग दे रहे हो।
ठीक है? देयरफॉर मतलब कोण बराबर है, तो ये आपकी साइड्स भी बराबर हैं। यानी कि एंगल्स बराबर थे, तो साइड्स भी आपकी बराबर थी। तो कॉन्सिक्वेंटली आपको एक पॉजिटिव कोरिलेशन बताता है आपके यहाँ पर इन एंगल्स के बीच में और इन साइड्स के बीच में। तो पॉजिटिव रिलेशन देने के लिए मेरे को यहाँ पर इक्वल वाला सेक्शन ही करेक्ट हो जाता। ठीक है? इक्वल का मतलब क्या होता है सभी को पता होगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए ऑप्शन आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये आपको ईडीएम दिया गया है यानी कि मुहावरे का अर्थ पूछ रहे हैं। मुहावरा क्या है आपका? लाइक अ केक वॉक। सभी ने बचपन से सुना होगा। लाइक अ केक वॉक का अर्थ होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ बहुत ही ईज़ी तरीके से, बहुत ही ईज़ी तरीके से बोल दूँ या फिर मैं एकदम एफर्टलेस बोल दूँ, मतलब बहुत ही आसानी से अगर आपने किसी चीज़ को पा लिया है, दैट विल बी अ थिंग लाइक अ केक वॉक। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप ऐसे बोल सकते हैं कि भई उसने अपने इलेक्शन को जीत लिया लाइक अ केक वॉक, उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। ईज़ी टास्क आपका सटीक अर्थ दर्शाएगा आपको ईडीएम का। आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछते हैं ये कि ये जो आपको यहाँ पर अंडरलाइन पार्ट है, इसको क्या आप सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर नो सब्स्टिट्यूशन आपका करेक्ट आंसर होगा? पहले स्टेटमेंट को समझना होगा। आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल, आई प्लान टू परस्यूइंग लॉ। अब देखो अगर आपने रूल्स को बड़े अच्छे से समझा होगा, अब जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा आई प्लान टू परस्यूइंग लॉ, टू परस्यूइंग, टू इन्फिनेटिव आप यूज़ करते हैं लेकिन वो आपके सेक्शंस अलग होता है। अगर मैं किसी भी इन्फिनेटिव वर्ब की बात करता हूँ तो उसका एसेंशियल जो आपका बेस फॉर्म होता है वर्ब का, वो आपका टू यूज़ कर लेते हो आपको उसके पहले लगाकर, ठीक है? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भई इसमें क्या बन जाएगा, तो प्लान टू परस्यू ही आपका यहाँ पर आ जाएगा, आपको यहाँ पर आईएनजी की ज़रूरत नहीं होगी। तो आफ्टर फिनिशिंग अपना हाई स्कूल करने के बाद मैं अपना परस्यू करना चाहता हूँ, मतलब मेरा प्लान है परस्यू करने का लॉ। तो यहाँ पर आप टू के बाद अपना बेस फॉर्म लेते हैं, यानी कि आईएनजी की ज़रूरत नहीं होती। आप परस्यू वर्ड जो था उसी को यूज़ कर सकते थे। तो कौन-सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है आपका? प्लान टू परस्यू यानी कि विकल्प नंबर बी। अगला आपसे पूछ रहे हैं सिनोनिम, सिनोनिम किसका पूछ रहे हैं आपसे? कन्फ्यूजन का। भाई कन्फ्यूजन के बारे में तो सबको पता होगा। क्या चीज़ होती है कन्फ्यूजन? कन्फ्यूजन आपकी वही चीज़ होती है ना जो कि आपको एक तरीके से ऐसी चीज़ में डाल देते हैं जहाँ पर आप सोचने में सक्षम ही नहीं होते हैं। है ना? मतलब आप स्पष्ट रूप से किसी के बारे में बात ही नहीं समझ पाते हैं। अगर मैं इसके पूछूँ मतलब अनसर्टेन होते हैं आप ऐसे बोल सकता हूँ। अनसर्टेन हो सकते हैं आप, तो ये एक आपका बनता है या फिर पज़लमेंट बोल सकता हूँ। ये क्या है इनके मतलब कुछ मिलते-जुलते से शब्द हैं। लेकिन इन 4 विकल्प में से अगर मैं आपसे कहूँ कि वो कौन-सा आपका शब्द है जो कि आपको एक कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन के अंदर डालता हुआ नज़र आ रहा है, ये रहेगा आपका कोमोशन। कोमोशन का अर्थ क्या होता है? पहले ही पता होना चाहिए। कोमोशन का अर्थ होता है जब आप भ्रमित हों, ठीक है? अब भ्रम की वाली जो सिचुएशन आपके अंदर आई है ना, वो यही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? आप कन्फ्यूज़न में हो, ठीक है भई? तो ये आपका बनता है, तो सिनोनिम के रूप में आपको यहाँ पर ये चीज़ बनेगी कि एक ऐसी स्थिति जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा नॉइज़ी डिस्टर्बेंस से कन्फ्यूज़ हो रहे हो। तो कमोशन यहाँ पर आपका नॉइसी पार्ट इन्वॉल्व कर लेता है, लेकिन ये कंडीशन आपकी कन्फ्यूजन वाली क्रिएट करता है। उसके बाद देखो एक आपको यहाँ पर शब्द दिया है इन्होंने आपको इंटरप्रेटिटी। इसका भाई साहब का मतलब क्या होता है? ये देखो ऐसे बोल सकते हैं कि ये आपका निर्भयता आपके अंदर की, ठीक है? निर्भयता आपका करेज बोल दीजिए, आप इसको अपना हीरोइज़्म बोल दीजिए, आप इसको अपना गैलेंट्री बोल दीजिए, ठीक है? तो ये आपका इंटरप्रेटिटी का सिनोनिम होते हैं, आपकी निर्भयता का, आप निर्भीक हैं, आप फ़ियरलेस हैं, ठीक है? आप प्रोवेस हैं, तो दीज़ आर सम ऑफ द वर्ड्स। स्टैग्नेशन की बात करूँ, स्टैग्नेशन क्या होता है? ये होती है आपकी स्टेबिलिटी, ठीक है? आपकी स्थिरता, जिसके अंदर आप बहुत सारे शब्दों को यूज़ कर सकते हैं। स्टैग्नेशन के अंदर जैसे कि मैं स्लंप करके एक यूज़ कर सकता हूँ, स्लो डाउन करके शब्द होता है। उसके बाद है आपका परयूजुअल। परयूजुअल का अर्थ अगर मैं आपसे कहूँ तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अ, ध्यानपूर्वक आपका अगर किसी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, आप किसी चीज़ के ऊपर विचार कर रहे हैं, आप किसी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ऐसे बोल सकता हूँ आपसे कि आप यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं किसी चीज़ का। अवलोकन का मतलब समझते हैं कि ध्यान से किसी चीज़ को समझने की कोशिश करना, ठीक है? आप इसको रीडिंग के सिनोनिम में भी ले सकते हैं, पर यूजुअल को। आप इसके अंदर स्टडी यूज़ कर सकते हैं, आपने स्टडी यूज़ कर लिया, आपने रिव्यू शब्द एक बहुत सही बनेगा यहाँ पर। तो ये आपके बनेंगे सिनोनिम्स आपके पर यूजुअल के। अगला आपको यहाँ पर दिया गया है सवाल, आर गेस्ट्स अराइव, दे आर सिटिंग इन द गार्डन। सेंटेंस को आपको समझना होगा।
आपको कंडीशन कैसी दे रखी है? आपको उन्होंने बोला आवर गेस्ट्स, मतलब लास्ट वाला जो पार्ट है, दे आर सिटिंग इन द गार्डन। मतलब आपका जो लास्ट वाला सेंटेंस है, वो आपने यूज़ किया है प्रेज़ेंट पार्ट में, और आपने यहाँ पर यूज़ किया है आवर गेस्ट्स अराइव। तो आर आप यहाँ पर अराइव्ड फॉर्म में उस प्रकार से नहीं लेते। आप यहाँ पर ये बोल सकते थे हैव अराइव्ड, कि भई हमारे जो रिश्तेदार हैं वो आ चुके हैं। हम इसको उस हिसाब से ले जा सकते थे, प्रेज़ेंट परफेक्ट फॉर्म में यूज़ कर सकते थे। है ना? जहाँ पर हम एक यू नो कोई भी ऐसा एक्शन या फिर कोई भी ऐसा इवेंट जो कि आपका रीसेंट वाले पास्ट में आपने शुरू किया है, एंड आप वहाँ पर एक अपना ऐसा आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो उनका आना पूरा हो चुका है, उनका आना वाला पूरा हो चुका है। तो ऐसी चीज़ के अंदर आप किसको यूज़ करते हैं? प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। तो आवर गेस्ट्स हैव अराइव्ड आपका यहाँ पर सबसे सटीक शब्द बनता, स्टेटमेंट बनता, ये आपका करेक्ट हो जाता। अगला देखिए, अगला क्या पूछ रहे हैं आपसे कि ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज एडवाइज टू टेक कवर अबव द टेबल। अर्थक्वेक के दौरान आपको ये बोला जाता है कि टेबल के ऊपर चढ़ के बैठ जाओ। ऑब्वियसली आपको ये बोला जाता है कि आप कहाँ पर यूज रहो, आप अंडर द टेबल यूज रहे, मतलब अंडर द टेबल रहे। तो अबव द टेबल आपका यहाँ पर नहीं बनता। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से आसान था। तो यहाँ पर आपका सबसे सटीक क्या बनता? कवर अबव द टेबल एररनेस पार्ट, यानी कि यहाँ पर आपको ग्रामेटिकल एरर नजर आई। ठीक है भाई। अगला सवाल इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड के बारे में पूछ रहे हैं। पहला शब्द आपको दिया गया है फाइनरी। फाइनरी का अर्थ क्या होता है? स्पेलिंग ये बिल्कुल ठीक है। फाइनरी का अर्थ होता है, मतलब कोई भी चीज़, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी है, इसने ज्वेलरी, इसने क्लोथिंग इतने अच्छे से पहन रखे हैं, कोई स्पेशल ओकेजन है, शादी है इसकी, बहुत बढ़िया से सज धज के तैयार है, इसको कहा जाएगा फाइनरी। यानी कि कोई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर बन रहा हो, बन रही हो, सज धज के, उसको आप बोलते हैं फाइनरी। उसके बाद देखो, एक आपको यहाँ पर शब्द दिया गया है हाइस्ट। हाइस्ट की स्पेलिंग क्या यही होती है क्या? करेक्ट स्पेलिंग होती है आपकी HEIST, ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग होती है। हाइस्ट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी, मतलब जगह पर चोरी चकारी कर लेते हैं, कोई दुकान या फिर बैंक वैंक लूट लिया हो, ठीक है, और ऐसी अगर लूट पुट हो जाए तो उसको आप हाइस्ट का नाम दे देते हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि यार आपका हाइस्ट के सिनोनिम क्या हो जाएंगे, तो हाइस्ट में आप रॉबरी बोल सकते हैं। ठीक है, रॉबरी बोल दीजिए, स्टिकअप बोल दीजिए। स्टिकअप भी आपका एक यहाँ पर बनता है शब्द। उसके बाद एक वर्ड दिया गया है आपको, क्रिंज। क्रिंज मतलब जब आप बहुत ज़्यादा झेंप जाए ना, आप एम्बैरस हो जाए, तो वहाँ पर आपका यूज़ होता है ये वर्ड क्रिंज। ठीक है, इसमें आप ड्रॉबैक बोल सकते हैं एक, मतलब सिनोनिम के रूप में। मतलब आपका मूड नहीं है यार, बहुत ही बेकार गंदी सी चीज़ लगी है, पुल बैक आप बोल सकते हैं। आप इसमें कावर करके एक वर्ड होता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो क्रिंज का ये आपको अर्थ मिलता है। डेफर का अर्थ क्या होता है? आप यहाँ पर किसी चीज को अगर स्थगित कर दें, स्थगित सबसे सटीक शब्द बनेगा। स्थगित करना किसी चीज को, स्थगित करना, या फिर अगर मैं डेफर को लेकर बोलूं कि भाई कोई चीज आपने पोस्टपोन कर दी, पोस्टपोन कर दी, या फिर आपने पुट ऑफ कर दिया किसी चीज को, या फिर आपने डिले कर दिया। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द सिनोनिम्स जो कि आपके डेफर से रिलेटेड बन सकते हैं। अगला शब्द आपको बोल रहे हैं इस ईडीएम का क्या दिया गया है? ऑल आइज। ऑल आइज होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से देखना, टू वॉच समवन और समथिंग विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, कि आप तो हमारी ऑल आई हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? आप किसी चीज को अगर बहुत ज्यादा ईगरली से देख रहे हैं, तो वो आपका ऑल आइज होगा। इसमें और कुछ बताने की जरूरत है? इसमें मतलब आप ऐसे मान लीजिएगा कि अगर ऐसे कहें कि भाई कोई भी सेलिब्रिटीज हैं, वो अपनी गाड़ी से उतर रहे हैं, तो सेलिब्रिटीज गाड़ी से उतरते हैं तो वो आपके लिए क्या होते हैं? ऑल आइज होते हैं, आप उनको बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं, ईगरली देखते हैं। तो ये आपका बन जाएगा। अगला ये आपसे पूछ रहे हैं कि ही वॉज लुकिंग इन टू हिज बुक फॉर द लास्ट 2 आवर बट कुडंट फाइंड इट। ही वॉज लुकिंग इन टू हिज बुक फॉर लास्ट 2 आवर्स, पिछले 2 घंटों से अपनी बुक के अंदर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिखा नहीं उसको कुछ। तो इसके अंदर क्या है? अंडरलाइन सेगमेंट में आप किस चीज़ को यहाँ पर क्या कर पाओगे? वो कर पाओगे। ही वाज लुकिंग इनटू नहीं होगा। लुकिंग फॉर का मतलब क्या होता है? अब देखो, यहाँ पर कई सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी कि हमें ये जो लुकिंग वाले फ्रेज हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ को अपनी बुक ढूंढ रहा था, तो लुकिंग फॉर का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को ढूंढना चाहते हैं।
वो खो गई है, वो आपको दिख नहीं रही है, तो लुकिंग फॉर हिज बुक यहाँ पर आपका करेक्ट बनता। इसी प्रकार से देखो कई सारे फेजेस आपके बनते हैं। जब आप लुक आफ्टर की बात करते हो, लुक आफ्टर का मतलब होता है जब आप केयर कर रहे होते हो, आप किसी का रख रखाव कर रहे होते हो। ऐसे कई सारे आपको वर्ड मिलते हैं। जब आप लुक बैक करते हो, लुक बैक ऑन समथिंग, लुक बैक ऑन समथिंग का अर्थ होता है जब आप अपने पास्ट को सोच रहे होते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि यू आर लुकिंग या फिर लुक डाउन ऑन समबडी, तो लुक डाउन और समबडी का मतलब होता है कि जब आपका कोई लो ओपिनियन हो किसी के बारे में, आप किसी को लेकर लुक डाउन कर रहे हो। लुक फॉर समथिंग, आप कुछ फाइंड करना चाहते हो, जो कि हमने इसके बारे में ऑलरेडी जान ही लिया है। और भी कई सारे होता है। लुक फॉरवर्ड टू समथिंग करके एक होता है, जब आप किसी प्लीजेंट चीज का वेट कर रहे होते हैं, है ना, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ऐसे बोलते हैं ना, तो मैं कुछ अच्छा मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं उसका वेट करना चाहता हूँ। तो ये आपका बनता है। अगला जो आपके सामने आया है वो है राम वॉज प्रेज्ड फॉर हिज किस प्रकार की लीडरशिप। देखो यहाँ पर लीडरशिप शब्द आने से मुझे बहुत क्लियरली हो गया कि कुछ कुछ इस प्रकार का कर रहा होगा जो कि उसकी लीडरशिप के बारे में, उसकी क्वालिटी को दर्शा रहा होगा। अब इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो कि बहुत काल्पनिक है, तो किसी की काल्पनिक लीडरशिप को लेकर उसको प्रेज करा जाएगा क्या? नहीं करा जाएगा। विजनरी का मतलब क्या होता है? विजनरी का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में आप भविष्यदर्शी हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भविष्यदर्शी, लिख देता हूँ, बहुत सही वर्ड है ये। भविष्यदर्शी का मतलब ऐसे ही मान लीजिए कि आप एकदम मतलब उसके बारे में बहुत ही क्लैरिटी से देखना चाहते हैं, आप उसके फ्यूचर के बारे में देखना चाहते हैं, आपकी बड़ी विजनरी सोच है, आप आगे का सोचकर अभी अपने डिसीजंस लेते हैं, और ऐसी लीडरशिप आपकी बड़ी कमाल की होती है जिसको लेकर लोगों को प्रेज करा जाता है, जिस प्रकार राम को यहाँ पर करा गया। तो विजनरी यहाँ पर सबसे सटीक ऑप्शन बन जाता। बाकी के क्या कह रहे हैं? मैजिकल का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो कि बहुत ही ज्यादा वंडरफुल और एक्साइटिंग होती है, दैट इज मैजिकल। ब्रॉड का मतलब क्या होता है? जो चीज चौड़ी होती है। अब अपनी चौड़ी लीडरशिप को लेकर तो कोई किसी को प्रेज करेगा नहीं, तो ये आपका यहाँ पर बनता। अगला आपको दिया गया है, पिंटू हैज बीन एडवाइज्ड टू रिड्यूस स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर। पिंटू को एडवाइस करा है उसके फैमिली डॉक्टर ने कि भैया कम कर दे स्मोकिंग। जब हम कम करने की बात कर रहे होते हैं तो हम कट डाउन करने की बात कर रहे होते हैं, तो कट डाउन स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर करेक्ट होता है। रिड्यूस आपका यहाँ पर, ठीक है। कट डाउन का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग लेस, या फिर क्वांटिटी में, प्राइस में, साइज में, अगर हम किसी चीज को कट डाउन कर रहे हैं तो वो आपका रिड्यूस कर रहे हो आप उसको, ठीक है। चलिए, अगला आपको यहाँ पर दिया गया है, एंटोनिम बता दीजिए आपका शब्द क्या है? रिबेलियन। पहली बात तो रिबेलियन के बारे में पता होना चाहिए कि भैया ये जो रिबेलियन नाम की चीज है ये क्या है। तो रिबेलियन का सीधा सीधा मतलब होता है कि जब आप अपने अधिकारियों के विरुद्ध संघर्ष करते हैं, उनके नियमों की अवमानना करते हैं, आप उनके खिलाफ खड़े हो जाएं, आप रिफ्यूज कर दें कि मुझे नहीं माननी बे तेरी बात, कर ले तेरे से जो होना है, तो वो होता है आपका रिबेल करना, रिबेलियन होना। अब अगर आपको इसका एंटोनिम ढूंढना है, इसका आपको विलोम शब्द ढूंढना है, तो आप वहां पर मानोगे। भाई एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि आप नहीं मान रहे हो, तो उसका उल्टा क्या होगा कि आप मानोगे। मानने के लेकर आप क्या करोगे? आप अपनी निष्ठा दिखाओगे, आप अपनी कमिटमेंट्स दिखाओगे, आप अपनी फेथफुलनेस दिखाओगे। तो यहाँ पर आपका बनेगा लॉयलिटी। लॉयलिटी के अंदर हम यही तो करते हैं। उसके बाद आपको एक वर्ड दिया है यहाँ पर आपका सिडिशन। सिडिशन का मतलब क्या होता है? ये आपका राजद्रोह होता है, ऐसे हिंदी में तो इसको राजद्रोह बोलते हैं। सिडिशन का मतलब ये है कि आपने मान लीजिए कि कुछ ऐसे शब्द या फिर कुछ ऐसे कृत्य कर दिए, कुछ ऐसे एक्शन कर दिए, जिसकी वजह से आपने सामने वाले के ऊपर क्या लगा दिया? राजद्रोह लगा दिया। ठीक है, कुछ ऐसा काम या फिर ऐसे कुछ कर दिया आपने और आपके ऊपर से कृत्य लग गया। आप इसमें एक सिनोनिम यूज कर सकते हैं, इसमें एजिटेशन भी यूज हो जाता है। ठीक है, कि आपने किसी के खिलाफ ऐसा कुछ कह दिया और आपकी लगने वाली है बैंड, तो ये आपका सिडिशन हो जाता है। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? अलॉटमेंट होता है जब बांटने की प्रक्रिया की मैं बात करता हूँ, ठीक है, एक ऐसा अमाउंट जो कि आपको किसी के बीच में वितरित करना है, ये इसको अलॉट हो गया, ये इसको अलॉट हो गया। तो ये आपके ऐसे शब्द बन जाते हैं जिनको लेकर आपसे चीजें पूछ ली जाती हैं। अगला है यार, आपको बताना है हॉस्पिटैलिटी का एंटोनिम। पहली चीज मुझे हॉस्पिटैलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि भैया ये है क्या चीज। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है जब आप किसी का सत्कार करते हैं, आप किसी की मेहमान नवाजी करते हैं, आप किसी के साथ फ्रेंडली होते हैं, आपकी फ्रेंडलीनेस, आप किसी को वेलकम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? हॉस्पिटैलिटी है। आप हेल्पफुलनेस दिखा रहे हैं आप अपने किसी सामने वाले व्यक्ति को।
अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो आप वहाँ पर मतलब तैयार होंगे कि भाई मैं मेरे को मौका मिले और मैं तुड़ाई कर दूँ उसकी, ठीक है? तो आपका सबसे सटीक यहाँ पर कौन-सा बन जाएगा? आपका कोल्डनेस बन जाएगा। अब कोल्डनेस का अर्थ क्या होता है? कोल्डनेस आप वैसे मान लीजिएगा कि आप मतलब महसूस ही नहीं कर रहे हैं कि यार मैं तेरे लिए कुछ करूँ, ठीक है? मतलब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि यार तू चला जा यार यहाँ से भाई। कोल्डनेस मतलब आप फ्रेंडली नहीं है, ठीक है? अनफ्रेंडलीनेस बोल दो यहाँ पर। अनफ्रेंडलीनेस दिखा रहे हो आप यहाँ पर। उसके बाद देखो एक वर्ड दिया गया है आपको कॉर्डियलिटी। कॉर्डियलिटी का मतलब क्या होता है? आपका किसी के प्रति काइंड होना, यानी कि आपकी अफेक्शन, आपकी काइंडनेस, ठीक है? तो ये आपका कॉर्डियलिटी बनता है। मुझे नहीं लगता कि किसी को इस वाले शब्द को लेकर दिक्कत होनी चाहिए। आप किसी के प्रकार सामने कितनी सिम्पैथी रखते हैं, ठीक है? कितने कॉर्डियल हैं, आप कितने यू नो आप फ़ेवर कर रहे हैं, फ़ेवर एक अच्छा शब्द है, ठीक है? तो ये कॉर्डियलिटी हो गया। कंप्लेंट के बारे में सभी को पता होगा, शिकायत होता है, कंप्लेंट के सिनोनिम में आपसे पूछा जाएगा तो प्रोटेस्ट बोल सकते हैं आप, है ना? ऑब्जेक्शन हो सकता है। एक और एक शब्द आप याद रख सकते हैं, वो होता है आपका रिमॉन्स्ट्रेंस। रिमॉन्स्ट्रेंस ये बहुत यूज़ होता है आजकल, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कंप्लेंट का ये आपका सिनोनिम होता है। व्रेथफुल का मतलब क्या होता है? प्रकोप। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है? तो व्रेथफुल मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो इसमें आपका करेक्ट अगर मैं बोलूँ तो आप एंग्री हैं, है ना? एंग्री हो गया, आप रेज कर रहे हैं, आप रेजिंग हैं, आपके अंदर बहुत क्रोध है, गुस्सा है, तो ये आपका बनेगा व्रेथफुल। अगला आपके सामने आया है जी, आपको एप्रोप्रिएट यूज़ करना है एडवर्ड ऑफ मैनर का। अब इन 4 ऑप्शन को आपको देखना है कि सबसे सटीक कौन-सा बन रहा है। एडवर्ड ऑफ मैनर, ही डन हिज वर्क रेगुलरली, ही हैज़ जस्ट डन हिज वर्क, मतलब ही डन हिज वर्क रेगुलरली, ये जम नहीं रहा है यार, डन बोल रहा है, रेगुलरली बोल रहे हैं, एप्रोप्रिएशन बन ही नहीं रहा है यहाँ पर। ही हैज़ जस्ट डन हिज वर्क, जस्ट डन, हैज़ लगा दिया है। ही डज हिज वर्क केयरफुली, ये सबसे सटीक बैठ रहा है आपका। ही डज हिज वर्क केयरफुली। एडवर्ब ऑफ मैनर की जब मैं बात करूँ तो वो मॉडिफाई कर रहा है या फिर चेंज करता है एक सेंटेंस को, कि हमें कुछ बताना है कि कुछ हुआ है, जो कि क्विकली हुआ है, ठीक है, स्लोली हुआ है। तो यहाँ पर आपका ये थर्ड वाला बनता, ही डज हिज वर्क केयरफुली। ये है भाई आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट को करने के लिए आपको पढ़ना होता है पहले पूरा पैसेज, फटाफट से पढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया कैन बी दी प्राइम, कुछ हो सकता है, बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रॉमिस ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। सच अ ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी टू बी फर्मली into government, something that the Digital India project lists as one of its foremost objectives. Embedding technology into government will do three things: transform the government and make it more transparent, efficient, transform the life of the citizens, especially those at the bottom of the pyramid, and make our economy more efficient and competitive. A 2014 McKinsey Global Institute report predicts that the large scale of technology through Digital India positions India with biggest opportunity yet to एक्सलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब समझ गए हो गया आप, कुछ कुछ डिजिटल इंडिया है, ग्रोथ ग्रोथ की बात हो रही है, कुछ कुछ करेंगे, अच्छा होगा बुरा होगा, उसको लेकर बात चल रही है। एक एक करके आता है अपने सवालों पर। नंबर 1 के अंदर क्या आएगा, जबकि हमारे सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रॉमिस ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि कुछ चीज है, वो क्या है बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी। आपको जो ऑप्शन दिए गए, क्या वो आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि अभी क्या दिया गया था, प्राइम इम्पैक्ट बनेगा, प्राइम इम्पैक्ट होगा ये? नहीं, इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट तो एक तरीके से आपका परिणाम होता है। माइट क्या होता है? माइट के बारे में अगर बात करूं तो ये आपका होता है कि किसी बात की संभावना का अर्थ व्यक्त करने के लिए किसी चीज के लिए प्रयुक्त होना, ठीक है। फैक्टर्स, अगर मैं बोलूं फैक्टर्स भी आपका नहीं बनेगा, ये भी किसी तत्व की बात कर रहा है, कारक की बात कर रहा है। फोर्स, प्राइम फोर्स मेरे ख्याल से सबसे सही चीज बैठ जाती है यहाँ पर। डिजिटल इंडिया कैन बी दी प्राइम फोर्स, ठीक है, जो कि क्या होगी, पीछे होगी आपकी सरकार के मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस वाले इस पार्ट की रियलिटी को पूरा करने के लिए। तो ये फोर्स यहाँ पर आपका बनता। ऑप्शन नंबर मतलब सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। इसमें क्या पूछा है आपसे? सच अ ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी टू बी फर्मली इनटू गवर्नमेंट। टेक्नोलॉजी का इनटू गवर्नमेंट में क्या होना, आइए इधर इंसर्ट एम्बेडेड होना, यानी कि एम्बेडेड का अर्थ क्या होता है? एम्बेडेड का होता है कि उसके अंदर मजबूती से होना। भाई सरकार के अंदर ये चीज होगी, टेक्नोलॉजी को यूज करेगी सरकार, यानी कि फॉर्मली, फॉर्मली क्या होगा आपका, एम्बेडेड होगा वो सरकार के अंदर।
तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। मतलब ऐसा ज़रूरत है ऐसा करने के लिए। थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाले के अंदर देख लेते हैं। एम देखो यहाँ पर लिखा भी था एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट, तो यहाँ पर आपका एम्बेडिंग ही आता, ठीक है? एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट विल डू 3 थिंग्स, ठीक है? तो आइए ज़रा एम्बेडिंग आपका टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट ऑफिसेज़ का क्या मतलब है यहाँ पर? ठीक है, एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट्स विल डू 3 थिंग्स। एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट डिटेल्स नहीं, गवर्नमेंट प्रोसेसेस। देखो सरकार की प्रक्रियाओं में अगर आप टेक्नोलॉजी को एम्बेडेड करोगे, इन्वॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली वो आपकी कुछ चीज़ें करेंगे, तो प्रोसेसेस आपका यहाँ पर बनता। थर्ड में आपका आता प्रोसेसेस, ट्रांसफॉर्म करेगा सरकार को और ट्रांसपेरेंट करेगा और एफिशिएंट बनाएगा और वहाँ पर सिटीजन्स को हेल्प करेगा, जो कि पिरामिड के सबसे बॉटम में आता है। कौन से पिरामिड के? फोर्थ पर आइए, मिथिकल पिरामिड, प्रोवर्बियल पिरामिड, इसको बोलते हैं भाई आपका प्रोवर्बियल पिरामिड। प्रोवर्बियल पिरामिड क्या होता है? जिसको हम जाना माना बोलते हैं, ठीक है? वेल नोन, जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं, तो पिरामिड के वो तबका जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं उसको ये हेल्प करेगा। तो यहाँ पर आपका आता प्रोवर्बियल पिरामिड, ठीक है? और पांचवें नंबर पर क्या आ जाएगा? पांचवें पर देख लेते हैं। ये रिपोर्ट है वो प्रेडिक्ट करती है कि लार्ज स्केल ऑफ टेक्नोलॉजी, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी? लार्ज स्केल इन्हेंसमेंट, नहीं इन्हेंसमेंट थोड़ी ना करना है, वृद्धि थोड़ी ना करनी है टेक्नोलॉजी के अंदर। अडेप्टेशन मेरे ख्याल से सबसे सटीक होगा। अडेप्टेशन यानी कि आपने किसी चीज़ को क्या किया है? आपने इसको अपनाया है नई परिस्थिति के अनुकूल। तो आप टेक्नोलॉजी को जितना ज़्यादा अडेप्टेशन करेंगे उतना ज़्यादा ही तो ये आपका हेल्प करेगा, डिजिटल इंडिया की पोजीशन बनाने की बात करेगा। तो यार ये चीज़ें थी। पेपर इंग्लिश का मैंने आपके सामने सॉल्व किया। हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई हो मेरी स्पीड को लेकर, तो उसको लेकर मैं आपसे कहूँगा कि आप थोड़ा-सा इस वीडियो को थोड़ा पॉज़ करके देख सकते हैं। मतलब पॉज़ करके नहीं, मतलब स्लो स्पीड में देख सकते हैं और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा आप लोगों से बात करने की। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी मुझसे कोई बात करनी हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।